नमस्कार, मैं विष्णु शंकर, TV9 भारतवर्ष डिजिटल के मंच से। पाकिस्तान में रविवार 20 सितंबर को कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद वहां शायद ही किसी ने की हो। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफ ने लंदन से एक तकरीर में पाकिस्तान की कई विपक्षी पार्टियों को संबोधित किया और देश के सबसे सम्मानित संस्थान सेना को जोरदार शब्दों में आड़े हाथों लिया। इन विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने का काम PPP यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया। आज हम पाकिस्तान पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि वहाँ विपक्ष की इस लामबंदी को गंभीरता से लिया जा सकता है या नहीं। नवाज शरीफ ने कहा कि पहले देश की सेना देश के भीतर एक इंस्टीट्यूशन यानी संस्थान थी, लेकिन धीरे धीरे इसने देश से भी बड़े संस्थान की शक्ल ले ली है, जो सभी कायदे कानूनों से ऊपर है और जिसे छूने की हिम्मत भी कोई नहीं कर सकता। उसकी आलोचना की बात तो छोड़ ही दीजिए। नवाज शरीफ और अन्य विरोधी नेताओं ने मांग की कि देश की सियासत में पाकिस्तानी सेना की दखलंदाजी ख़त्म होनी चाहिए। सभी जानते हैं कि पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है तब से या तो देश में मिलिट्री डिक्टेटर का राज रहा है, या अगर जनतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार रही है तो उसे सेना के जनरलों का हुक्म बजाना पड़ा है। नवाज शरीफ का कहना था कि उनकी जद्दोजहद प्रधानमंत्री इमरान खान से नहीं है, बल्कि उनसे है जिन्होंने इमरान खान की गैर कानूनी सरकार को सत्ता में स्थापित किया। अपना दुख साझा करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि राजनीतिक नेताओं को हमेशा जवाबदेही का हवाला देकर फंसाया जाता रहा है, जबकि सेना के जनरलों को देश के संविधान से खिलवाड़ और अन्य कई गलत काम करने के बावजूद कभी कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सका है। ये बिल्कुल सच है कि पाकिस्तान में सेना के जनरलों का रुतबा ही अलग है और वे बिना किसी अंकुश या खौफ के अपनी मर्जी से काम करते हैं, जब वे सेना में हों तब और जब वे रिटायर हो जाएं उसके बाद भी। पाकिस्तान में जानकारी आम है कि सेना के जनरल विदेशों से पैसा लेते हैं, सभी रक्षा सौदों में कमीशन लेते हैं, रिटायर हो जाने के बाद विदेशी कंपनियों में बड़ी बड़ी और महंगी नौकरियां करते हैं। पाकिस्तान के भीतर अपने रसूख का इस्तेमाल कर पैसे की एवज में स्थानीय उद्योगपतियों और कॉरपोरेट्स के काम कराते हैं, खुद अपने परिवार वालों के गलत काम सही कराते हैं। इनके कारनामे यहीं ख़त्म नहीं हो जाते। पैसों के बदले ये जनरल साहिबान अशांत इलाकों में वसूली और सिक्योरिटी यानी सुरक्षा देने का काम भी करते हैं। पाकिस्तान में ये किसी से भी छिपा हुआ नहीं है कि चाहे जनरल परवेज़ कयानी हो या राहिल शरीफ, सभी ने अपने पद और रसूख का इस्तेमाल कर अपने और अपने परिवार वालों के लिए बिजनेस में हस्तक्षेप किया, पैसे बनाए और महंगी ज़मीन पर कब्जा किया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने तो दुबई और लंदन में प्रॉपर्टीज़ खरीदने के लिए सऊदी अरब के सुल्तान से करोड़ों डॉलर लिए थे। अभी ताज़ा वाक़या रिटायर्ड जनरल असीम सलीम बाजवा से जुड़ा हुआ है। जनरल बाजवा अभी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अध्यक्ष हैं और उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। आलम तो ये है कि मजाक में पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को कोर कमांडर नहीं बल्कि करोड़ कमांडर कह के संबोधित किया जाता है। अब विपक्षी नेता मांग कर रहे हैं कि देश की इकोनॉमी और विदेश नीति चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ जनतांत्रिक तरीके से चुने गए नेताओं की ही होनी चाहिए, सेना के जनरलों की नहीं। सच ये भी है कि पाकिस्तान के जनरलों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लीडरशिप में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ही हुआ है। चाहे अर्थव्यवस्था हो या विदेश नीति या आम आदमी और पत्रकारों की सुरक्षा, सभी जगह चीज़ें बेहतर नहीं खराबी हुई हैं। अभी प्रधानमंत्री चाहे इमरान खान हो, लेकिन सिक्का सेना के जनरल कमर जावेद बाजवा का ही चलता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल है, ज़रूरी वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं, पाकिस्तानी रुपया लगातार गिरता जा रहा है और देश अब कर्ज के लिए भी पूरी तरह अपने आका चीन पर आश्रित हो गया है। कानून व्यवस्था का ये हाल है कि मज़हब से प्रेरित मर्डर आए दिन होते रहते हैं और आज़ाद सोच रखने वाले पत्रकार यूं ही गायब हो जाते हैं या उन पर जानलेवा हमला हो जाता है। आम आदमी की सोच, सेवा, सुरक्षा की बात तो छोड़ ही दीजिए। वर्तमान सरकार के दौरान पाकिस्तान की विदेश नीति भी पटरी से उतर गई लगती है, क्योंकि उसके पुराने मित्र देशों से उसका दोस्ताना पहले जैसा नहीं रहा है। सऊदी अरब पाकिस्तान से खफा है और UAE भी विमुख हो चला है। इस्लामी देशों के बीच अकेली एटमी ताकत होने के चलते पाकिस्तान का उनका नेता बनने का ख्वाब भी टूटता लगता है। गौरतलब है कि पाकिस्तान के नए दोस्त तुर्की और ईरान जैसे देश बन रहे हैं जिन्हें बाकी दुनिया कट्टरपंथ इस्लाम का पक्षधर मानती है, यानी विदेशों में भी पाकिस्तान के प्रभाव का दायरा सिकुड़ रहा है। आतंकवादियों को पनाह और सुविधाएं देने के लिए अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी पाकिस्तान की लगाम कसने की तरफ बढ़ रहे हैं। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अभी आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की भूमिका पर विचार कर रहा है।
ऐसी स्थिति में चीन अकेला देश है जो पाकिस्तान का माई बाप बन गया है। लेकिन चीन ने भी पाकिस्तान से दोस्ती इसलिए की है कि वह दक्षिण एशिया में चीन की नीतियों को हासिल करने का औजार भर है, चाहे वह भारत की मुखालफत हो या CPEC के रास्ते चीन की सामरिक और आर्थिक नीतियों को पाने का जरिया। ऐसे में वर्तमान स्थिति में पाकिस्तान क्या अपने शासकों द्वारा बनाए गए दलदल से निकल पाएगा? लगता नहीं है ऐसा होगा। पाकिस्तान के विपक्षी राजनीतिक नेता भाषण तो धुआंधार देते हैं, लेकिन अपना स्वार्थ साधने के लिए सेना से दोस्ती करने से भी नहीं चूकते। खुद नवाज शरीफ या इमरान खान या भुट्टो परिवार इसका बड़ा उदाहरण है। तो पाकिस्तान में हालात ख़राब हैं और सत्ता पर सेना की पकड़ हल्की होती नहीं दिखती। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि अपनी सभी कारगुजारियों के बावजूद सेना अभी भी पाकिस्तान का अकेला ऐसा संस्थान यानी इंस्टीट्यूशन है जिसकी धमक देश के सभी कोनों और सभी लोगों में है, भले ही देश की अर्थव्यवस्था और साख लगातार गिर रही हों। ऐसे में विपक्ष का विरोध कितना मजबूत बन पाएगा और सत्ता में सेना की मर्जी के बगैर कोई बदलाव ला पाएगा, इसमें शक है। सोच समझकर में हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसे विषय उठाएं जो सोच विचार योग्य हों और आपको फूड फॉर थॉट दे सकें। इस उम्मीद के साथ कि आप आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद।